नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आपका स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव से जुड़ी हुई तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर बनाए हमारे वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। रवि जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी। मैं स्वागत करता हूं SN द्विवेदी जी का, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, तमाम राजनीतिक दलों ने बिहार चुनाव के लिए कमर कस ली है और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले चरण के चुनाव की आज विशेषता यह है कि आज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिहार में चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले द्विवेदी जी, मैं आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ की क्या प्रासंगिकता बिहार में रहेगी, क्या वो कुछ असर डालने में कामयाब होंगे? जी, तो मैं तो ये आपको बता रहा था, जो नाथ संप्रदाय है जिसके वो गुरु हैं, जिस परंपरा के गुरु हैं, उसका पूर्वांचल में बहुत एक अच्छा आधार है। और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं है, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, गुवाहाटी है, त्रिपुरा है, असम है, जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां भी बहुत अच्छा इनका बेस है। गुजरात में बहुत अच्छा इनका आधार है और कई सारे प्रदेशों में इनका बहुत अच्छा आधार है। तो योगी जी हमेशा से बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहे हैं और ये जिस इलाके में आज ये अपनी प्रचार शुरू करेंगे, बिहार के जिस इलाके में जा रहे हैं, कैमूर, अरवल, विक्रमगंज, ये इलाका ना पूर्वी पूर्वी बिहार का इलाका है। तो पूर्वी बिहार में काफी, चूंकि भोजपुरी बेल्ट है और जिस बेल्ट से वो आते हैं वो भी भोजपुरी बेल्ट है, योगी जी का अपना एक खास महत्व रखता है। तो योगी जी अब से थोड़ी देर बाद कैमूर से इसकी शुरुआत करेंगे। आपको याद होगा जब हम लोग बिहार गए थे तो कैमूर रास्ते में हम लोग पड़ा भी था। जैसे आप यूपी बॉर्डर पार करते हैं, कैमूर आ जाता है, तो एक वो पूरा छूता हुआ इलाका है यूपी से, तो उसका एक खास महत्व है जहां से आज योगी जी को लगाया गया है अपनी जनसभाओं की शुरुआत में। तो 3 जनसभाएं 23 तारीख से मोदी जी की सभाएं शुरू हो जाएंगी, चूंकि ये प्रचार का जो पहले फेज का प्रचार बंद हो जाएगा 26 तारीख से बिहार के अंदर। तो ये बड़ा तूफानी हफ्ता रहने वाला है बिहार की राजनीति के लिए। पहले फेज के इलेक्शन के लिए 26 तारीख को प्रचार बंद होने के साथ ही जब मोदी जी की वहां पे जनसभाएं शुरू होंगी तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वो चुनावी गर्मी कहां पर होगी। तो मोदी जी के चुनाव प्रचार भी 23 तारीख को शुरू हो रहा है, उसके पहले योगी जी जाके पूरा समा बांध देंगे। अब ये आज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा अतुल जी, ये देखता है कि चुनाव प्रचार, बिहार का चुनाव प्रचार दोनों किस दिशा में जाते हैं। जैसे कि हमने पहले की चुनावों में देखा है कि किस तरह से कब्रिस्तान और इन सब चीजों के ऊपर बहस होती रही है। तो देखते हैं आज से योगी जी की सभा बड़ी महत्वपूर्ण है, देखते हैं कहां तक वो जाती है। रवि जी, योगी जी की सभा द्विवेदी जी कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण उन्होंने लिया है वो उनका नाथ संप्रदाय का गुरु होना लिया है। एक तरीके से देखा जाए तो मोदी के बाद देश के अंदर योगी हिंदुत्व के वाहक नजर आते हैं और जिस प्रकार का कैंपेन कांग्रेस ने सेट करने का प्रयास किया है, दरभंगा से जिन्ना समर्थक उम्मीदवार को टिकट देकर, और जिस प्रकार से ओवैसी और अभी हालिया जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, जो मित्र लोग हैं, जैसे शशि थरूर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तुलना में करी है नरेंद्र मोदी से और उन्हें बेहतर बताया है, जबकि पाकिस्तान खुद डूबा हुआ है। पाकिस्तान के लोग मोदी की तारीफें करते नहीं गाते हैं, वहां पर शशि थरूर को इमरान खान में संभावनाएं नजर आती हैं। तो एक अलग तरीके का नैरेटिव सेट करने के लिए भेजा है और मोदी खुद क्योंकि 23 तारीख को आ रहे हैं, इसमें योगी जैसा द्विवेदी जी ने कहा, तो जो जमीन खड़ी करेंगे तो क्या वो मोदी के लिए बहुत मुफीद साबित होगी? मतलब जी देखिए, जाहिर है कि प्रधानमंत्री की रैलियां कुछ समय बाद शुरू होनी है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से ही, और जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया कि यूपी से बिल्कुल बिहार बॉर्डर का जो कैमूर जिला है, वहां से उनको चुनाव प्रचार शुरू करना है। तो जाहिर है कि ये बीजेपी ने बहुत सोच समझकर एक स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति, चुनावी रणनीति बनाई है, प्रचार की रणनीति बनाई है। योगी जी पहले जाएंगे, वे माहौल बनाएंगे और जाहिर है कि पार्टी के स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर उनको कुछ खास तरह के भाषण देने का उनको सुझाव दिया गया होगा। और अब ये देखने वाली बात होगी, कुछ घंटों बाद ये पता चल जाएगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी कैमूर में यानी बिहार में
क्या बातें बोलते हैं, क्या वे धार्मिक आधार पर राम मंदिर का जिक्र करते हैं, क्या वे कश्मीर का जिक्र करते हैं, क्या वे यूपी में कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं, या फिर जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड और अभी तक का जो प्रचार, चुनाव प्रचार विकास के मुद्दों पर केंद्रित रहा है, बिहार सरकार के 15 साल के दौरान हुए विकास के और मोदी सरकार के 6.5 साल के जो विकास के काम किए गए हैं उनका जो जिक्र रहा है, क्या वो टोन एंड टेनर आज से बिहार की सियासत में, खासतौर पर प्रचार में बदलने वाला है? ये योगी जी का भाषण सुनकर ही साफ होगा। और अगर योगी जी अपने भाषण में शशि थरूर के भाषण का जिक्र करते हैं, तो आप यकीन मानिएगा कि ये फिर एक बड़ा सियासी मुद्दा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बनने वाला है बिहार में। जी, और जिस प्रकार की टोन सेट करने की आप बात कर रहे हैं, वो वाकई आज योगी जी किस प्रकार का एक माहौल तैयार करते हैं उस पर बहुत ही ज्यादा निर्भर करेगा। वहीं दूसरी ओर द्विवेदी जी, नीतीश चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी सभाओं में उनके खिलाफ नारेबाजी भी हो रही है, और देखने की बात यह है कि एक तरफ से उन्हीं के सहयोगी दल एलजेपी ने उनके विरोध में एनडीए छोड़ा, और उसके बाद चिराग उन्हें चौतरफा घेर रहे हैं, और दूसरी ओर तेजस्वी भी ऐसा कोई मौका नहीं जाने दे रहे हैं जिसमें वो नीतीश को कटघरे में ना खड़ा कर रहे हो। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनाव कहने के लिए तो यह है कि एनडीए में मोदी और नीतीश की ताकत दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू कुछ अलग थलग सा पड़ता दिखाई दे रहा है। नीतीश वर्सेस अदर्स चुनाव हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जी अतुल जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत ही पते की बात आपने आज उठाई है। ये बिल्कुल सही बात है कि नीतीश वर्सेस ऑल हो रहा है चुनाव, अगर देखा जाए बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं एक और बड़े महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। अगर आप किसी भी नेताओं के भाषणों को देखेंगे तो बिहार में अकेले सुशील मोदी हैं जो एलजेपी के ऊपर निशाना साधने में लगे हुए हैं। बाकी केंद्र के जितने भी नेता हैं वो कोई भी एलजेपी के खिलाफ जाके कोई एक शब्द नहीं बोलता है। वहां भी चिराग पासवान अपने आप को मोदी जी का हनुमान बता रहे हैं, और केंद्र का कोई नेता एलजेपी के खिलाफ नहीं बोलता है। एलजेपी पूरी तरह से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है हर जगह पे। तो ये अगर कहा जाए तो जो नीतीश है, नीतीश बीजेपी के खेल में फंस चुके हैं, या वो क्या रणनीति समझ नहीं पाए बीजेपी की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज की तारीख में नीतीश को सिर्फ महागठबंधन से ही नहीं, अपने अंदर के गठबंधन से ज्यादा लड़ना पड़ रहा है। और देखिए एक एंटी इनकम्बेंसी तो है, ये तो हम लोग भी पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नीतीश के साथ है 15 साल की। तो उनकी सभाओं में अगर भाषणबाजी में कोई व्यवधान होता है, उनके खिलाफ नारे लगते हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी से तुमको जूझना था ही। लेकिन जिस तरह से उनको उम्मीद थी कि एनडीए का साथ लेके, वो बीजेपी का साथ लेके आगे निकल जाएंगे या भी जीत जाएंगे, लेकिन जिस तरह से एलजेपी ने जो सेंध लगाई है और बीजेपी ने उनको अपने खेल में फंसाया है, तो देखते हैं। मुसीबत में तो है नीतीश जी, इतना आसान चुनाव नहीं है। हम लोग पहले भी इसमें चर्चा कर चुके हैं। नीतीश जी के लिए डगर कठिन है पंगत की, देखते हैं जी। और जिस प्रकार से चिराग पासवान मान ना मान मैं तेरा मेहमान के एटीट्यूड में चलते हुए बार बार कह रहे हैं कि मोदी मेरे दिल में है, और 10 तारीख को जो सरकार बनेगी वो भाजपा और एलजेपी की बनेगी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी निरंतर स्पष्ट कर रहा है कि चाहे सीटों का अंतर कुछ भी हो, सीटों का गणित कुछ भी हो, नीतीश कुमार बिहार के एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा बीजेपी का कहना है। रवि जी, जो स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, में कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का नीतीश के साथ खड़ा होना? क्योंकि लोग ये तो कह रहे हैं कि भाजपा से नाराजगी नहीं है, आम आदमी भी कह रहा है कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एनडीए का टाइटनिक है नीतीश की वजह से डूब जाएगा? देखिए, ये बहुत क्रूशल, बहुत ही जटिल पेचीदगी की तरफ ये एनडीए का पूरा कुनबा जो है वो घूम गया है। चुनाव से पहले ऐसा लग रहा था कि बीजेपी चिराग पासवान को मना लेगी, लेकिन अंततः जो राग उन्होंने 3-4 महीने पहले से अलापना शुरू किया, तो उसमें कहीं कोई
धीमापन नहीं आया, लगातार तेजी ही आई है। और अब जबकि चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है, जो दिग्गज हैं अनलॉक 5 में चुनावी सभाएं करेंगे, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी, तब चिराग पासवान लगातार मीडिया के लोगों से सामूहिक रूप से भी और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज जो वो दे रहे हैं समाचार पत्रों को, वेब पोर्टल्स को, टेलीविजन चैनलों को, उनमें भी लगातार यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हराना ही उनका मकसद है। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को जिताना भी उनका मकसद है। एक खबर अतुल जी सियासी गलियारों से छनकर मीडिया के कानों तक ये भी पहुंची है कि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान की कोई खिचड़ी शायद पक रही है। तो राजनीति में आजकल संभावनाओं का, समीकरणों का कोई बहुत स्थूल स्वरूप होता नहीं है। चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाती है, ये सारा कुछ गणित उस पर निर्भर करेगा। और जो अमित शाह जी ने एक टेलीविजन चैनल को दिए गए खास इंटरव्यू में जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार बहुत कम सीटें भी लेकर आते हैं तो बीजेपी उनको ही मुख्यमंत्री बनाएगी। बहुत कैटेगोरिकल, बहुत स्पष्ट बयान अमित शाह का ही आया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को मिलकर कोई आंकड़ा अगर बन ही नहीं पाया चुनाव नतीजों के बाद, और अगर एलजेपी की जरूरत, सीटों की जरूरत इस गठबंधन को पड़ती है, तो जाहिर है कि फिर एलजेपी जो अब कह रहा है वो तब भी कहेगा कि नहीं भाई, नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, आप किसी और को बना लीजिए। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर नंबर गेम फंसता है तो मुझे लगता है कि ये हो भी सकता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को एलजेपी की सीटों की जरूरत उस समय महसूस हो, और फिर चिराग पासवान की शर्तों के आगे नीतीश कुमार के साथ कोई पॉलिटिकल एक्सीडेंट तात्कालिक रूप से हो जाए और मुख्यमंत्री के तौर पर वे न स्वीकृत हो पाए एनडीए में। ये एक संभावना तो है। और वहीं क्या है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ सहानुभूति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब उनके पिता का देहांत हुआ है तो जेडीयू को उनके प्रति और संवेदनशील होना चाहिए था। नीतीश ने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। तो जो बात आप कह रहे हैं और उसकी ओर इशारा भी है कि चुनाव लड़े जा रहे हैं कुछ मुद्दों पर, लेकिन घर के दरवाजों में कोई ना कोई झरोका रोशनी के लिए, हवा के लिए छोड़ा जा रहा है कि जिससे अगर कल को जो गठजोड़ हो तो कहीं से कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा जोड़ने की संभावनाएं बनी रहे। एक चीज द्विवेदी जी बड़ी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, कोरोना काल में एक तरफ तो मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, गुरुद्वारे बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन चुनाव के नाम पर भीड़ इकट्ठी करना और तमाम जो कोरोना के जो गाइडलाइंस हैं उनको हम देख रहे हैं, उनकी धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि इस समय जब आपने तमाम ऐसी गतिविधियां बंद कर रखी हैं जो देश के भविष्य के साथ, यानी युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ी हो, आस्था के साथ जुड़ी हो, जब वो सब कुछ बंद है तो उसमें ये चुनाव नाम की नौटंकी को खुलेआम करने की इजाजत क्यों दी जा रही है? अतुल जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने यहाँ पे उठा दिया। इसके पहले जब हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बारे में, तो हम लोग ने चर्चा करते हुए ये भी चर्चा की थी, जिस तरह से चुनावी जनसभाओं में भीड़ लग रही है और चुनावी नामांकनों में जो भीड़ लग रही है, वाकई बड़ी खतरनाक स्थिति में ले जा सकती है बिहार को आने वाले वक्त में। और मैं आपको बताऊं, कल मैं कुछ समाचार पत्रों को पढ़ा रहा था, उसमें बड़ी अच्छी खबर निकली थी और काफी डराने वाली वो खबर थी कि सिर्फ 35,000 के आसपास करीब पेशेंट पटना के अंदर हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है सरकार के पास, जिन्होंने निजी पैथोलॉजी में अपनी जांच कराई है। निजी पैथोलॉजी में जो जांच कराई है वहाँ 35,000 के करीब पेशेंट्स हैं सिर्फ पटना के अंदर। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो जाहिर सी बात है बिहार के अंदर कितने होंगे इसका अंदाज लगाना मुश्किल है। और ये जो चुनावी सीजन है इसमें बिहार में जितनी आवाजाही लगी हुई है, जितना फ्रीली लोग मूव कर रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से भी आ जा रहे हैं और भीड़ लग रही है, उसके ऊपर कोई सरकार की रोक टोक नहीं है। और ये बहुत ही डराने वाली बात है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही कि मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है, गुरुद्वारे बंद है,
वहां भीड़ लगाना मना है, लिमिटेड संख्या में लोगों का जाना अलाउ है। अतुल जी, सिर्फ 2 ही जगह हैं जहां पे लिमिटेशंस नहीं है। अब जो कि दारू तो बिहार में बिकती नहीं है, तो वहां पे ठेकों में भीड़ लग नहीं सकती। तो चुनावी जनसभाएं बची जहां पे लोग भीड़ लगा रहे हैं। बाकी प्रदेशों में तो हमने देखा जिसमें शराब के ठेके खोले गए थे, किस तरह से भीड़ लगी थी, वो भी बड़ी डराने वाली पिक्चर थी। लेकिन ये बाकी डराने वाली पिक्चर है कि अगर हम अभी भी नहीं चेत रहे हैं, तो जो सेकंड वेव आने की बात चल रही है, सेकंड वेव आ रही है आपके पास, आप समझ जाइए, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका, आप समझ जाइए। नहीं समझते हैं तो चुनाव बाद बहुत ही डराने वाली पिक्चर है चुनाव को लेकर बिहार की, जिसको सोचकर ही अभी हमको डर लगता है। अब देखिए द्विवेदी जी, मौसम भी बदल रहा है और 10 नवंबर 7 नवंबर को वोटिंग का आखिरी चरण होना है। तो मौसम उस समय तक मुझे लगता है हल्की फुल्की सर्दियां बिहार में भी महसूस होने लगेंगी। यहाँ दिल्ली के आसपास तो सुबह शाम थोड़ा ठंड सी लगने लगी है। तो मौसम बदल रहा है और इस मौसम के लिहाज से भी जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि अब और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राकृतिक परिस्थिति जो है उसको भी ध्यान में रखते हुए बिहार के वोटरों को, पॉलिटिकल पार्टियों के समर्थकों को कम से कम कोरोना कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है बचने का, उसका पालन जरूर करना चाहिए। और ये जिम्मेदारी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सारे वरिष्ठ नेताओं की है कि वे अपने भाषणों में इस बात का खुलकर जिक्र करें और अराजक भीड़ को ना होने दें। ये उनकी भी एक तरह से मुझे लगता है जिम्मेदारी बनती है। ये कहना तो ठीक है रवि जी आपका, लेकिन वहीं दूसरी ओर क्या राजनीतिक दलों को ज्यादा संवेदनशील नहीं होना चाहिए था? मोदी बिहार में आएंगे और भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और क्या मोदी खाली मैदान को संबोधित करने आएंगे? ऐसा भी संभव नहीं है। तो जब मोदी जानते हैं कि उनकी क्षमताएं क्या है, योगी जानते हैं उनकी क्षमताएं क्या है, लोग उनको सुनने के लिए आएंगे, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि राजनीतिक दलों को वर्चुअल रैलीज पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए था और अपनी जिम्मेदारी बनकर भीड़ कम से कम इकट्ठी करनी चाहिए थी? एक संयम बिल्कुल बरतने की जरूरत थी और आत्मनिर्भर जैसा ही एक शब्द है आत्मसंयम, तो वो बढ़ते जाने की बहुत जरूरत थी मुझे लगता है। और अगर ऐसा फैसला बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज और बड़े नेता करते तो शायद पूरे देश में क्या, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में एक बहुत सकारात्मक संकेत जाता इस बात का। अतुल जी, बिल्कुल मैं अब एक छोटी सी बात जरूर जोड़ना चाहूंगा। 2014 में जिसमें मोदी जी की सरकार बनी थी और जो 2014 के चुनाव का जो प्रचार हुआ था, जिस तरह से डिजिटल माध्यमों का उसमें इस्तेमाल किया गया था, और उस डिजिटल माध्यम ने पूरा चुनाव पलट के रख दिया था। चाहे वो चाय पे चर्चा रही हो, चाहे मोदी जी की वर्चुअल रैलियां वहां पे रही हो, तो मोदी जी ने जितना बढ़िया इस्तेमाल उस वक्त किया था डिजिटल माध्यम का, मुझे लगता है 2014 से ज्यादा जरूरत आज उसकी 2020 में है। और सभी नेताओं को उस तरह के प्रचार की ज्यादा जरूरत है, बनिस्बत इसके कि वो फिजिकल रैलियां करें और वहां भीड़ इकट्ठी हो और भविष्य में वहां पे बहुत भयावह स्थितियां पैदा हो जाए। तो आज 2014 वाले प्रचार की आज ज्यादा जरूरत है, जो कि शायद उसमें हम लोगों ने महसूस किया है इस चीज को। अतुल जी तो खुद चाय पे चर्चा, इनका अतुल जी का एक कार्यक्रम हुआ था जो काफी पसंद किया गया था। अतुल जी कुछ बताइए। नहीं, 2014 में चुनावी चाय की चुस्की करके हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, टॉम ऑल्टर और मैं उसमें थे। हमने सहारा टीवी के लिए प्रोग्राम किया था और इसमें यही था कि भीड़ इकट्ठी नहीं होती थी, चुनाव की दुकानों पर जाया करते थे, चाय की दुकानों पर जाया करते थे और वहां जाकर हम लोग, मैं चाय वाला बनता था और टॉम ऑल्टर पब्लिक के बीच में बैठकर, लेकिन उसका एक बड़ा अच्छा असर पड़ता था। 15, 20, 25 लोग अधिकतम होते थे और टॉम ऑल्टर जैसी सेलिब्रिटी होते थे तो लोग उनसे बात करना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे, तो एक वो रहा। लेकिन रवि जी की बात से मैं सहमत हूँ। आज जब एक उदाहरण प्रस्तुत करने का वक्त आया तो फिर हमारे नेता चूक गए। अगर मोदी जी बिहार में जाकर प्रैक्टिकल फिजिकल रैलीज से बचते तो शायद बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि तेजस्वी की रैलीज में जिस तरीके से भीड़ है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हालांकि उतनी बड़ी संख्या नहीं है, उसके भी कारण है, उन्होंने भी मर्यादा रखने का प्रयास किया, लेकिन जो भी है वो कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं और नेताओं में से किसी की हिम्मत नहीं है अपने समर्थकों को ये कह सके कि आप
आप मास्क लगाएं, आप दूरी रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताओं को भी ये अंदर से अच्छा लगता है, नारे सुनना भी अच्छा लगता है। जी रवि जी। हाँ, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि जब पटना से मैं और द्विवेदी जी ने, क्योंकि अपने कथन में एक बड़ा इशारा किया है, जिक्र किया है कि चुनाव के समय बाहर के प्रदेशों से भी नेता और उन पार्टियों के समर्थक, प्रचार करने वाले, प्रचार को डिजाइन करने वाले लोग बड़ी संख्या में बिहार पहुंच रहे हैं बरास्ता पटना हवाई अड्डा। तो हम अभी, मैं और द्विवेदी जी, जिस दिन पटना हवाई अड्डे से हमको दिल्ली आना था, तो ये देख के वहां पर हैरत हुई कि जो एक तो भीड़ ज्यादा थी और कोई ना तो टेम्परेचर लेने की जरूरत कोई समझ किसी ने समझी। और मैंने जब एक सीआईएसएफ कर्मी से कहा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, तो उन्होंने बड़े तपाक से मुझे जवाब दिया सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे कि आप खुद कर लीजिए ना। तो ये क्योंकि हवाई अड्डे ओवरलोडेड है, कम से कम पटना हवाई अड्डा इस समय, तो कम से कम ये ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान हर स्तर पर रखा जाना चाहिए। बिल्कुल। और जब भारत में कोरोना फैला तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये बताया गया कि विदेश से आने वाली फ्लाइट्स की प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई। प्रॉपर चेकिंग होती तो शायद देश में कोरोना इस तरीके से ना फैलता। और अभी पटना एयरपोर्ट पर ठीक है भीड़ होगी, लेकिन फिर भी नियंत्रण किया जा सकता है, वहां पर लोगों की संख्या बढ़ाकर किया जा सकता है, क्योंकि अभी देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग जा रहे हैं वहां पर और चुनाव प्रचार का हिस्सा बन रहे हैं। खैर, बिहार अपडेट में आज की जो हमारी चुनावी चर्चा है इसमें इतना ही। आपके पास भी कोई बात हो कहने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर, और आप हमारा मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से बिहार अपडेट का, और हमसे जुड़ सकते हैं। आज की चर्चा में भाग लेने के रवि जी आपका धन्यवाद। द्विवेदी जी आपका भी धन्यवाद। जी नमस्कार। चलते चलते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जरूरी है, लोकतंत्र है, वोट डालना बहुत जरूरी है, लेकिन जहां तक हो सके आप सावधानी बरतिए, घर में रहिए। आपके पास तमाम प्रचार के माध्यम है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, जहां से आपके नेता की बात आप तक पहुंच रही है। आप उस बात को सुनिए, समझिए, और रैलियों में भीड़ बढ़ाने का कम से कम कोशिश कीजिए, ताकि आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, बिहार सुरक्षित रहेगा, बिहार सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।